नमस्कार साथियों, इतिहास के अध्याय में एक बार फिर आपका स्वागत। हम चर्चा कर रहे थे कक्षा 10 इतिहास के अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आज पढ़ेंगे उसका भाग 3। दो भाग उसके पहले आ चुके हैं। आज हम शुरुआत करेंगे जर्मनी के एकीकरण से। तो आइए शुरुआत करते हैं। जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार से हुआ। भावना जर्मनी के लोगों में बहुत पहले से ही विद्यमान थी। 1848 में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश की कि वे जर्मनी का एकीकरण कर दें, परंतु ऐसा नहीं करवा पाए क्योंकि राष्ट्र निर्माण की यह उत्तरदायी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। उसके बाद प्रशा जो एक राज्य था वो सामने आता है और वो कहता है कि मैं करूँगा जर्मनी का एकीकरण। उन दिनों प्रशा के जो शासक थे वो थे विलियम प्रथम और उनका जो प्रधानमंत्री था वो था ओटो वॉन बिस्मार्क। यानी कि बिस्मार्क को ही जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। आप ये बात ध्यान रखिए। बिस्मार्क आगे आता है और वो कहता है कि मैं करूँगा जर्मनी का एकीकरण, यानी कि प्रशा इसकी जिम्मेदारी लेता है। प्रशा ने एक राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। 7 वर्षों के दौरान उसने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध किए। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध किए और तीनों में युद्धों में उनको हराया 7 साल के दौरान, और इससे जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साई में जर्मनी के प्रथम सम्राट विलियम प्रथम बने। कैसर विलियम प्रथम जो नए जर्मन साम्राज्य के राजा घोषित हुए, और जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रशा को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। जो नए जर्मन राज्य बने उनमें मुद्रा, बैंकिंग और न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। यानी कि बैंक, मुद्रा और जो न्याय की व्यवस्था है इनको नए तरीके से शुरू किया जाए। किसमें शुरू हुआ था? ये जर्मनी में। और जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? ओटो वॉन बिस्मार्क। और जब जर्मनी का एकीकरण हो गया तब जर्मनी का शासक कौन बना? तो वो बना था विलियम प्रथम। आप इतनी बातें यहाँ से ध्यान रखिए। और एक और कि उस समय प्रशा का शासक कौन था? तो विलियम प्रथम। तो वही कौन बना? जर्मनी का शासक। इतनी बातें ध्यान रह जाएगी। जर्मन की बात कर रहे हैं तो एक और चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए अपन को, फ्रैंकफर्ट संसद या फ्रैंकफर्ट शहर जो जर्मनी में था, और जर्मन में ये एक शहर था। इसके बारे में प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि फ्रैंकफर्ट शहर पर टिप्पणी कीजिए या फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में आप क्या जानते हैं। तो पिछली बार की परीक्षा में भी इससे कुछ प्रश्न था, एक वैकल्पिक प्रश्न था शायद। तो अभी अपन को फिर ध्यान रखना है ये इसके बारे में क्या बातें हैं। तो जर्मन में फ्रैंकफर्ट शहर था और शहर में एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान हुआ। और ये जो संसद है ये सेंट पॉल में आयोजित की गई थी। यानी कि जर्मन जो फ्रैंकफर्ट संसद है ये कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये आयोजित हुई थी सेंट पॉल चर्च में। इसमें 1831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने जर्मन राष्ट्र के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। तो कितने सदस्य थे फ्रैंकफर्ट संसद में? 831। कहाँ आयोजित हुई थी? सेंट पॉल चर्च में। इसमें क्या तैयार किया गया था? संविधान का प्रारूप। इसमें संविधान में राष्ट्र की अध्यक्षता ऐसे राजा को सौंपी जिसे संसद के अधीन कार्य करना था। यानी कि जो भी राजा बनेगा वो अपनी मन मर्जी से काम नहीं कर सकता, उसे उस संसद के अनुसार काम करना पड़ेगा। यानी कि जो कानून बनाए जाएंगे, जो व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी, उन व्यवस्थाओं के अनुसार उसे काम करना पड़ेगा। किसे काम करना पड़ेगा? राजा को। और राजा किसके अधीन रहेगा? संसद के अधीन। यानी कि जो भी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि संसद में आएंगे वो उनकी बात मानेगा। आगे प्रतिनिधियों ने, जो फ्रैंकफर्ट संसद बनी थी उसके प्रतिनिधियों ने, उन 831 प्रतिनिधियों ने वहाँ का जो नया राजा बनाना चाह रहे थे और नया राजा बनाने के लिए उन्होंने प्रशा का एक राजा था फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ, उसको आमंत्रित किया कि आप आइए और आप हमारे यहाँ के राजा बन जाइए और आपको हमारी संसद के अधीन काम करना पड़ेगा। यानी कि आपको वही काम करने पड़ेंगे जो हमारी संसद कहेगी। तो इस बात को वो फ्रेडरिक जो विलियम चतुर्थ था वो स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि उसका मानना था कि जो मैं राजा बनूँगा तो मैं मेरे अनुसार काम करूँगा, न कि जनता के अनुसार या जनता के भले का काम हो। ऐसा मैं करूँ या ना करूँ ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वह भी उन राजाओं का समर्थन करता था जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। यानी उनका मानना था कि सभाएं जो हैं या राजा की जो मंत्रिपरिषद हैं वो निर्वाचित नहीं होनी चाहिए, वो या तो वंशानुगत होनी चाहिए या राजा अपनी इच्छा से किसी को भी मंत्री बनाए, ऐसी होनी चाहिए। तो फिर फ्रेडरिक जो
फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ था वो वहाँ का राजा नहीं बनता है। अंत में बहुत मतभेद होते हैं, लड़ाइयाँ होती है और अंत में जाकर ये असेंबली फ्रैंकफर्ट संसद भंग कर दी जाती है, समाप्त कर दी जाती है, यानी कि इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, फ्रैंकफर्ट संसद का संबंध जर्मन देश से है। इसमें सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान हुआ था। ये सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। 831 इसमें निर्वाचित सदस्य थे। इसमें संविधान का प्रारूप तैयार किया था। इसमें राजा बनाने के लिए किसे आमंत्रित किया था? फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को, और उसने राजा बनने से मना कर दिया था क्योंकि वह उन राजाओं के समर्थन में था जो निर्वाचित सभा के विरोधी है। अंत में आंतरिक मतभेद होता है, लड़ाइयाँ होती है और असेंबली भंग हो जाती है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। नीचे एक और व्यक्ति लिखा है, कार्ल वेल्कर जो है ये भी इसी 831 सदस्यों में से एक सदस्य था। इसने कहा था कि प्रकृति ने पुरुष और महिलाओं को अलग अलग कार्य के लिए निर्मित किया है और इसका मानना था कि पुरुष ताकतवर होते हैं और महिलाएं कमज़ोर होती है। जैसा नहीं है, इसने ये परिभाषा जो दी है इसके अनुसार दी थी कि पुरुष ताकतवर है और महिलाएं कमज़ोर होती है। ये इसकी खुद की परिभाषा थी। चर्चा की जर्मनी के एकीकरण की। अब हम चर्चा कर लेते हैं इटली के एकीकरण की। इटली का एकीकरण भी कर देते हैं। अगर जर्मनी का एकीकरण याद हो गया हो तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और अपने सभी मित्रों तक इसको भेज दो ताकि सब 100 में से 100 लाए। अब देखते हैं इटली का एकीकरण। इटली का जो राज्य था वो उस जमाने में, उस समय पर 7 भागों में वो बटा हुआ था। 1830 के दशक में जूसेppe मैत्सिनी ने इटली के एकीकरण के जो कार्यक्रम है वो प्रस्तुत किया। किसने? जूसेppe मैत्सिनी ने। किसका कार्यक्रम? इटली के एकीकरण का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 1830 और 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल रहे, उनको दबा दिया गया। तो 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया पीठमांड ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की और जिसके माध्यम से उन्होंने ऑस्ट्रिया को हराया। यानी कि यहाँ जो बात सामने आ रही है वो ये है कि इटली का जो एकीकरण हुआ उसमें मुख्य भूमिका निभाने वाला व्यक्ति कौन है? जूसेppe मैत्सिनी। यानी कि यूँ कहें कि इटली के एकीकरण का जनक कौन है, तो उसका सही उत्तर होगा जूसेppe मैत्सिनी। और जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन है? तो वो हैं ओटो वॉन बिस्मार्क। तो फिर ये गैरिबाल्डी कौन था? तो गैरिबाल्डी ने इटली के एकीकरण में योगदान दिया था। गैरिबाल्डी ने एक सशस्त्र सेना का गठन किया था और उस सेना का नाम था लाल कुर्ती दल। तो गैरिबाल्डी ने कौन सी सेना बनाई थी? लाल कुर्ती दल। और उस समय इटली कितने भागों में बटा हुआ था? 7 भागों में, 7 राज्यों में इटली उस समय बटा हुआ था। उन 7 में से केवल एक सार्डिनिया पीठमांड जो था उसमें इटली के घराने का शासन था, बाकी अन्य में तो दूसरे ही लोग राज कर रहे थे। यानी कि जो इटली के 7 राज्य थे उन 7 राज्यों में केवल सार्डिनिया पीठमांड नाम का जो एक राज्य था वहाँ इटली वाले राज करते थे, बाकी अन्य भागों में तो दूसरे ही मजे ले रहे थे, दूसरे ही लोग वहाँ राज कर रहे थे। तो उसके कौन कौन से लोग थे वहाँ? तो इटली जो इसे इटली का उत्तरी भाग था ऊपर वाला, उस पर ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग के अधीन थे। यानी कि ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग का जो राज्य था वो उत्तरी भाग में था। बीच वाले में पंडितों का राज्य था, पोप के अधीन था। और दक्षिणी जो भाग है वहाँ स्पेन के बुर्बो राजवंश का अधिकार था। यानी कि ऊपर कौन थे? तो ऊपर तो राज चल रहा था ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग का, बीच में राज चल रहा था पोपों का और दक्षिण में राज चल रहा था स्पेन के बुर्बो राजवंश का। अब इटली के जो एकीकरण की जिम्मेदारी है वो कौन लेता है? जैसे कि जर्मनी के एकीकरण की जिम्मेदारी किसने ली थी? प्रशा ने। उसी प्रकार इटली के एकीकरण की जिम्मेदारी ली सार्डिनिया पीठमांड के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने। विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने यह जिम्मेदारी ली और विक्टर इमैनुअल के जो मंत्री थे वो थे कावूर। कावूर ने एकीकृत आंदोलन का नेतृत्व किया। तो इटली के एकीकरण में अपन को कौन कौन से व्यक्ति मिले हैं? जूसेppe मैत्सिनी, गैरिबाल्डी और विक्टर इमैनुअल द्वितीय और कावूर। कावूर किसके मंत्री थे? विक्टर इमैनुअल द्वितीय के। विक्टर इमैनुअल द्वितीय कहाँ के राजा थे? सार्डिनिया पीठमांड के। इतनी बातें ध्यान रह गई होगी। अब ये कावूर जो है ना ये बहुत चालाक व्यक्ति था। इसने क्या है कि फ्रांस से संधि करवा दी अपने सार्डिनिया पीठमांड की, क्योंकि सार्डिनिया जो है वो इनका राज था। सार्डिनिया पीठमांड वहाँ के तो राजा के मंत्री हैं, वहाँ के राजा विक्टर इमैनुअल है और उनके मंत्री कौन है? कावूर। तो इस कावूर ने अपने राज्य की संधि किससे करवा दी? फ्रांस से। फ्रांस से संधि करवा ली कि ताकि मैं जब ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करूं तो तू इसको बीच में छुड़ाने मत आना, यानी मैं ऑस्ट्रिया को मारूं, कूटूं, कुछ भी करूं, तू मत आना। तो फिर फ्रांस नहीं आया और उसके बाद इसने 1859 में ऑस्ट्रिया
पर हमला किया, ऑस्ट्रिया को जीता और 1860 में दक्षिण में जो स्पेन के वो बुर्बो राजवंश राज कर रहा था उसको भगा दिया। और ये ऑस्ट्रिया वाले कहाँ राज कर रहे थे? उत्तरी भाग में। तो उत्तरी भाग तो इसने 1859 में ऑस्ट्रिया से ले लिया। दक्षिणी भाग में कौन थे? बुर्बो राजवंश, तो उसको कब ले लिया? 1860 में। और बीच में जो पोप लोग थे यानी कि वो चर्च वाले लोग थे, उनको तो समझ ही दिया होगा कि आपको तो पाठ पूजा करना है, तो आप भले ही किसी के अधीन कर रहे थे, अब आप सार्डिनिया पीडमांड के अधीन करो और ये अपना अलग से देश बन जाता है इटली। तो इटली का एकीकरण करने का जो लड़ाइयाँ लड़ी है वो कौन सा व्यक्ति था? वो कावूर था। जबकि जनक कौन है? जूसेप्पे मैत्सिनी है। और गैरिबाल्डी ने क्या किया? लाल कुर्ती दल बनाया, एक सेना बनाई। और इटली कितने भागों में बटा हुआ था? 7 भागों में। और इटली को एक करने के लिए जो जिम्मेदारी ली थी वो किस राज्य ने ली थी? सार्डिनिया पीडमांड ने। और उत्तर में किसका राज था? हैप्सबर्ग का। दक्षिण में किसका था? बुर्बो राजवंश का। बीच में किसका था? पोप का यानी कि पंडितों का वहाँ राज था। यहाँ तक की बात समझ में आई। और फ्रांस के साथ संधि किसने करवाई थी पीडमांड सार्डिनिया की? कावूर ने। कावूर कौन था? विक्टर इमैनुअल द्वितीय का मंत्री। अब आगे चलते हैं। 1861 में इटली का एकीकरण का जो पूरा होता है और उसका जो पहला सम्राट बनता है वो बनता है विक्टर इमैनुअल द्वितीय, यानी कि कावूर के जो राजा जी थे। कावूर तो मंत्री है और राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल द्वितीय। तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय राजा बनता है। दक्षिणी इटली के जो किसान थे बेचारे वो जानते ही नहीं थे कि इटली क्या है। इटली तो उन्होंने पहली बार सुना था, तो इटालिया के बारे में उन्होंने सुना ही नहीं था। तो वो ये सोचते थे कि इटालिया मतलब लाटालिया होता होगा और ये लाटालिया जो है विक्टर इमैनुअल द्वितीय की पत्नी रही होगी, यानी कि उन्होंने ऐसा सोच लिया दिमाग में। और क्या बातें हैं जो इसके इटली के बारे में जाननी है? जैसे आप और स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 1859 में संधि करवा देता है वो कौन करवाता है? कावूर। और 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय वहाँ के राजा बन जाते हैं। जूसेप्पे मैत्सिनी के बारे में कुछ बातें अपन जानते हैं, इससे भी प्रश्न बन सकते हैं। जूसेप्पे मैत्सिनी के बारे में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 1807 में जेनेवा में। और यह कुछ समय बाद कार्बोनरी नाम के एक गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। कार्बोनरी संगठन का नाम ध्यान रखिए। जब ये 24 साल का था युवावस्था में, यानी कि तो कहें कि लिगुरिया में क्रांति हुई और क्रांति के करने के कारण उसे देश से निकाल दिया था। तो जूसेप्पे मैत्सिनी को कितने साल की उम्र में देश से बाहर निकाला था? 24 साल की उम्र में। कब निकाला था? 1831 में। ठीक है, कहाँ से क्रांति हुई थी? कहाँ हुई थी क्रांति? लिगुरिया में हुई थी। तो इतनी बात आपको ध्यान रही होगी। तत्पश्चात वो जब वहाँ से उसको निकाल दिया गया था लिगुरिया में क्रांति होने के बाद, तो उसने 2 संगठन बनाए। पहले संगठन का नाम था यंग इटली और दूसरे का नाम था यंग यूरोप, यानी कि 2 अंडरग्राउंड भूमिगत संगठन थे, यंग इटली। और यंग इटली जो बनाया वो मरसेही नाम के कोई शहर में बनाया ये संगठन, और यंग यूरोप बनाया बर्न में। तो ये जगह और संगठन याद रखिए कि यंग इटली, यंग यूरोप, ये जो संगठन है किसने बनाए थे? जूसेप्पे मैत्सिनी ने बनाए थे। तो आगे और क्या क्या बातें इसके बारे में ध्यान रखनी है? मैत्सिनी के बारे में तो मेटरनिक का बयान है, एक स्टेटमेंट है। वो कहता था कि मैत्सिनी जो हैं वो हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए खतरनाक दुश्मन है। यानी कि जो मेटरनिक है ऑस्ट्रिया का चांसलर, वो डरता था इस मैत्सिनी से, क्योंकि बाद में इसी ने जाकर इटली का जो है वो एकीकरण किया। तो मेटरनिक ने क्या कहा था जूसेप्पे मैत्सिनी के बारे में? कि वह हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। मतलब परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है ना कि मेटरनिक ने यह शब्द किसके लिए कहे कि वह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है? और विकल्प रहेंगे जूसेप्पे मैत्सिनी, गैरिबाल्डी, कावूर और ओटो वान बिस्मार्क। तो सही उत्तर लगाना है जूसेप्पे मैत्सिनी के लिए कहे थे। और किसने कहे थे? तो ये कहे थे मेटरनिक ने। आगे चलें तो आगे एक और व्यक्ति आता है कावूर, जिसकी बार बार बात करी, जिसने फ्रांस के साथ चुपचाप संधि कर ली और फिर ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करके ऑस्ट्रिया को हराया, कूट कुटा के अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। तो वो व्यक्ति कौन था? कावूर, जिसने चुपचाप फ्रांस के साथ संधि की। फ्रांस को कहा कि तू बीच में मत आना और फिर मैं देख लूँगा ऑस्ट्रिया को। और 1859 में उसने ऑस्ट्रिया को देख लिया और अपने उत्तरी भाग से ऑस्ट्रिया को भगा दिया, दक्षिणी भाग से बुर्बो राजवंश को भगाया, बीच में जो पोप लोग थे पंडित उनको समझाया और अपने साथ लिया और इटली का जो एकीकरण है उसका मार्ग सुशस्त किया। कावूर के बारे में जानते हैं। कावूर क्या है? तो सार्डिनिया पीडमांड का प्रमुख मंत्री था। इटली के प्रदेश को एकीकृत करने वाले आंदोलन का इसने नेतृत्व किया था। वह स्वयं न तो क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। फ्रांस के साथ उसने चतुर संधि की थी, उसमें इस कावूर का ही हाथ था। बाद में ऑस्ट्रिया को हराया और इटली का एकीकरण इसने संभव किया।
एक और व्यक्ति जो बार बार अपने सामने आ रहा था, गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी कौन था? तो गैरिबाल्डी के पास वह जो है नियमित सेना का हिस्सा नहीं था, यानी कि गैरिबाल्डी जो है वो एक जो परमानेंट आर्मी होती है, रेगुलर आर्मी, उसका वो हिस्सा नहीं था। उसने इटली के एकीकरण के लिए अलग से स्वयं सेवकों का एक दल बनाया और उस दल का, उस सेना का नाम था लाल कुर्ती दल, यानी कि वो लाल कपड़े पहनते होंगे तो लाल कुर्ती दल। 1860 में वह इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश करते हैं। दक्षिणी का जो इटली है, उस दक्षिण इटली में गैरिबाल्डी अपनी सेना लेकर जाता है। दक्षिण इटली में कौन थे? अब आप तुरंत बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि दक्षिणी इटली में किसका राज था उस समय एकीकरण से पहले। और बाद में वो 2 सिसिलियों के राज्य में जाते हैं और स्पेन की शासकों को वो वहाँ से हटा देते हैं और स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहते हैं। जब वो दक्षिण वाले जो शासक हैं, बुर्बो राजवंश वाले स्पेन के शासक, उनको जब हटाता है तो वहाँ के किसान भी गैरिबाल्डी का सहयोग करते हैं। उसने दक्षिण के जो इटली है और सिसिलियों को राजा एमैनुएल द्वितीय को सौंप दिया, यानी कि दक्षिण इटली भी उसने ली और इधर से सिसिलियों को, सबको किसको सौंप दिया उसने? इन वाले क्षेत्रों को विक्टर एमैनुएल द्वितीय को। एमैनुएल द्वितीय कौन है? तो वो राजा है, उसको सौंप दिया और इस प्रकार से इटली का जो एकीकरण है वो पूरा होता है। तो कैसा लगा आपको इटली का एकीकरण? उम्मीद है रोचक सा लगा होगा, मज़ेदार लगा होगा। बहुत सारी बातें इसमें हमने पढ़ी और तुरंत से अपन को वो याद भी रह गई होगी। अब चलते हैं ब्रिटेन में राष्ट्रवाद की ओर। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद किस तरह से चला? राष्ट्रवाद यानी कि साझी पहचान के लिए तो मैं कह दूँ आपको कि ब्रिटेन जो है एकदम दुष्ट देश रहा है शुरू से। ब्रिटेन जो है एक दुष्ट देश रहा है। उसमें जो अपने आसपास के क्षेत्र है उनको कब्जा कर करके उनकी ज़मीनें ले लेकर अपना देश बनाया है, वरना कोई खास नहीं था ब्रिटेन। तो शुरुआत करते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ज़्यादा पैसे आ गए इनके बाद। तो राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम यहाँ नहीं रहा और एक लंबे चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। यानी कि जो ब्रिटेन में राष्ट्रवाद हुआ, जो देश बना ब्रिटेन, ये कोई भारी लड़ाइयाँ लड़के नहीं बना। ये अपने आसपास की जो चीज़ें थी, एक लंबी प्रोसेस है, उसमें अपने आसपास के छोटे छोटे क्षेत्रों पर एक कब्जा करता गया और बाद में स्वयं ने इसने अपना देश बना लिया, यानी कि अपन को देश घोषित कर लिया, यानी कि बड़े क्षेत्र पर इसने अपना एक कब्जा कर लिया। हालांकि अभी भी आप ब्रिटेन को देखोगे जिसमें जो शामिल है इंग्लैंड है, इसमें शामिल स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड वगैरह है, तो इतना बड़ा क्षेत्र फिर भी नहीं है इसका। और बात करते हैं 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। ब्रिटेन साम्राज्य में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट्स, आयरिश जैसे ढेर सारे समाज थे जो निर्जातीय थे। किस प्रकार के समाज थे ये? निर्जातीय समाज थे उस समय। निर्जातीय का मतलब है कि एक साझी नस्ल, जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम या पृष्ठभूमि, जिस प्रकार जिसमें कोई समुदाय रहते हैं, उनकी एक जैसी पहचान हो, शारीरिक संरचना, आकार, रूप, रंग वगैरह, तो वो होता है निर्जातीय। अब बात करते हैं आंग्ला क्या है। आंग्ला राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ अन्य राष्ट्रों और द्वीप समूहों पर विस्तार आरंभ किया। यानी कि जो इंग्लैंड था, इसने अपने आसपास के द्वीपों और राष्ट्रों पर विस्तार करने की शुरुआत कर दी। 1888 में संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया। संसद ने सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली, यानी कि राजतंत्र अब नाम मात्र का रह गया। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान रखना, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब किया गया? 1707 में। किस किस को मिलाकर? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को। फिर 1798 में एक असफल विद्रोह हुआ और बाद में 1801 में आयरलैंड को भी उन्होंने बलपूर्वक छीन लिया और अपने में मिलाकर यूनाइटेड किंगडम बना लिया। यानी कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन की शुरुआत तो कब हुई? 1707 में, और उसमें आयरलैंड कब शामिल हुआ? 1801 में। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया गया और ब्रिटेन के बारे में कुछ और जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, जैसे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, इन चारों को मिलाकर ब्रिटेन कहते हैं। अपन कहते हैं ना कि इंग्लैंड देश है, वो इंग्लैंड देश है, स्कॉटलैंड अलग है, आयरलैंड अलग है, पर इन चारों को मिलाकर क्या कहते हैं? तो ब्रिटेन कहते हैं। इंग्लैंड में स्कॉटलैंड कब मिलाया गया? 1707 में, अपन ने ऊपर चर्चा की है। आयरलैंड कब मिलाया गया? 1801 में। और वेल्स भी पास का ही द्वीप है, तो उसके ऊपर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। अब ब्रिटेन का राष्ट्रगान क्या है? तो ब्रिटेन का राष्ट्रगान है गॉड सेव ओवर नोबल किंग। गॉड सेव ओवर नोबल किंग। किंग या क्वीन जो भी उस समय रहता है उसका नाम वो ले देते हैं। उस समय यूरोप में राष्ट्र का जो रूपक है वो नारी की छवि हुआ करती थी, यानी कि राष्ट्र को वो, देश को वो एक नारी मानते थे। जैसे अपने यहाँ भारत को क्या मानते हैं? भारत माता कहते हैं। ऐसे ही जैसे फ्रांस वाले मारियान कहते थे, यानी कि उनके मारियान माता रहती होगी।
जर्मनी वालों के जर्मेनिया माता रहती होगी, ऐसे अलग अलग थे। जैसे भारत में भारत माता है, ऐसे उनके यहाँ अपनी अपनी वो माताएं जो भी उन्होंने प्रतीक के रूप में माना होगा वो रहा होगा। तो फ्रांस का नारी प्रतीक क्या था, नारी रूपक, तो वो था मारियान, और जर्मनी का क्या था, जर्मेनिया। आगे एक प्रश्न है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार से भिन्न था। यानी कि ब्रिटेन में जो राष्ट्रवाद का इतिहास रहा वो बाकी यूरोप से अलग है, क्योंकि आप फ्रांस में राष्ट्रवाद देखोगे तो लड़ाइयाँ हुई है, जर्मनी का एकीकरण करने में दिक्कत हुई है, इटली का एकीकरण बहुत मुश्किल से हुआ, 7 राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन ब्रिटेन को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, अपने आसपास छोटे मोटे क्षेत्रों को जीत जुता के अपना राष्ट्र बना लिया। तो उसकी प्रोसेस बाकी अन्य देशों से अलग थी। वो क्यों थी, कैसे थी, बताइए। तो आप यहाँ 3-4 बिंदु देख पा रहे होंगे। पहला है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के लिए कोई युद्ध नहीं लड़ा गया। जैसे फ्रांस ने फ्रांसीसी क्रांति लड़ी, जर्मनी ने युद्ध लड़े, इटली ने युद्ध लड़े, पर ब्रिटेन ने कोई युद्ध नहीं लड़ा। ब्रिटेन में अंग्रेज, स्कॉटिश, वेल्स और आदि जातीय समूह शामिल थे। उनमें से अंग्रेज धीरे धीरे ताकतवर होते चले गए और उन्होंने अन्य समूहों पर कब्जा कर लिया। यानी कि वहाँ स्कॉटिश थे, वेल्स थे, आयरिश लोग रहते थे, तो उन सब में ज़्यादा ताकतवर धीरे धीरे अंग्रेज हुए, तो उन्होंने अपने आसपास के लोगों के ऊपर कब्जा कर लिया। और पहले उन्होंने 1707 में स्कॉटिश को और बाद में 1801 में आयरिश लोगों को अपने में मिला लिया और अपना देश बना लिया। इस प्रकार जो है ब्रिटेन का जो राष्ट्रवाद है अन्य देशों की तुलना में अलग था। कैसे? क्योंकि उसने युद्ध भी नहीं लड़ा, वो अपनी जातीय समूह में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो गए थे अंग्रेज, तो उन्होंने उनके ऊपर कब्जा कर लिया और बाद में 1707 में स्कॉटलैंड और 1801 में आयरलैंड को मिलाकर वो ताकतवर बन गए, तो उन्होंने अपना देश बना लिया। इस प्रकार ब्रिटेन का राष्ट्रवाद दुनिया के अन्य देशों के राष्ट्रवाद से अलग है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बाल्कन समस्या की ओर हम इस पार्ट के अंतिम पड़ाव की ओर हैं। बाल्कन समस्या क्या थी? तो बाल्कन जो हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। बाल्कन भौतिक एवं निर्जातीय रूप से विभिन्नताओं वाला क्षेत्र रहा है। भौतिक और निर्जातीय रूप से विभिन्नताओं वाला ये क्षेत्र। और क्या क्या बात है बाल्कन के बारे में ध्यान रखनी है। बाल्कन भौगोलिक और निर्जातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था, जिसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया आदि शामिल थे। तो इतनी बातें तो आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। और क्या क्या बातें इसके बारे में आएगी, इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्लाव कहा जाता था। जो बाल्कन क्षेत्र में लोग रहते थे उनको स्लाव कहा जाता था। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोवन साम्राज्य के नियंत्रण में था। किसके नियंत्रण में था? ओटोवन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन राज्य में रूमानी राष्ट्रवाद फैलाने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई थी और एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीय उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे थे। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र में गहरे टकराव बनते गए। हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाके चाहते थे। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा रही, जिससे यह समस्या गहरी चली गई और जिस कारण विभिन्न युद्ध हुए, जिसकी परिणति पहले विश्व युद्ध के सामने आई। ये जो अपन ने इसमें इस स्क्रीन पर आपने देख पा रहे होगे आप, ये 2-4 बातें इसमें आई है। अगर अपन इस सब का एक प्रश्न बनाकर देखें तो कुल 4-5 बिंदुओं में प्रश्न खत्म हो जाएगा। जैसे प्रश्न इस प्रकार हैं, बाल्कन प्रदेश में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? क्योंकि यहाँ अनेक जातीय समूह के लोग रहते थे, अभी चर्चा करी। पूरे क्षेत्र में ओटोमन, ये जो पूरा क्षेत्र है ये कभी ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था और वो ओटोमन साम्राज्य अभी की स्थिति में पतन की कगार पर था, खत्म होने वाला था। तो जो आसपास की यूरोपीय ताकतें थी वो चाहती थी कि ओटोमन साम्राज्य तो खत्म होने वाला है, तो इस हिस्से पर अपन कब्जा कर लेते हैं, अपन अधिकार कर लेते हैं। और क्या है, उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारकों के कारण पृथक राष्ट्रों की मांग बढ़ने लगी थी, अलग से देश बनाने की मांग जो है वो बढ़ने लगी थी। लेते हैं साम्राज्यवाद के बारे में। साम्राज्यवाद क्या होता है? जब कोई देश अपने देश की शक्ति को बढ़ाता है, आर्मी, सेना या अन्य साधनों का प्रयोग करके
तो उसे साम्राज्य कहते हैं। जब कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाता है तो उसे साम्राज्यवाद कहते हैं, यानी कि अपने क्षेत्र से हटकर दूसरे देशों पर कब्जा करने की स्थिति में जो देश आ जाता है वो अपने राज्य को जो बढ़ाना चाहे, वही साम्राज्यवाद है। रूपक शब्द आया है। रूपक मतलब क्या होता है? जब किसी अमूर्त विचार को, अमूर्त मतलब ऐसी चीज़ जिसे हम देख नहीं सकते, ऐसी चीज़ को, जैसे कि लालच है, स्वतंत्रता है, किसी से ईर्ष्या है, मुक्ति है, इन चीज़ों को हम देख नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं, तो उन्हें कहते हैं अमूर्त विचार। तो अमूर्त विचार को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के जरिए इंगित करना रूपक कहलाता है। जब किसी अमूर्त विचार को किसी चीज़ के जरिए हम जो व्यक्त करते हैं तो वो रूपक कहलाता है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूपक का प्रयोग राष्ट्रवादी भावनाओं के विकास को और मजबूत बनाने के लिए किया गया था। आप एक फ़ोटो देखिए जो आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें नीचे पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा है? जर्मेनिया गार्डिंग द राइन। राइन नदी के बारे में है। राइन नदी पर पहरा देती हुई जर्मेनिया। ये चित्र किसका है? यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, लॉरेंस क्लासेन का ये चित्र है। उन्होंने चित्र बनाने का काम सौंपा था और यह जर्मेनिया जो है वो तलवार लिए हुए खड़ी है जर्मनी की रक्षा के लिए, राइन नदी की रक्षा के लिए। तो इस फोटो को ध्यान रखिए आप, और ये भी ध्यान रखिए कि जर्मेनिया गार्डिंग द राइन नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तो वो नाम लिखा है लॉरेंस क्लासेन। एक और चित्र देखिए आप, यहाँ देखो, ये कोई महिला सोई हुई है, हताश है ऐसा लग रहा है। तो इस चित्र का नाम है द फॉलन जर्मेनिया। इस चित्र का क्या नाम है? द फॉलन जर्मेनिया। और इसका जो बनाने वाला चित्रकार है वो है जूलियस हुबनर। जूलियस हुबनर का ये चित्र है। द फॉलन ऑफ जर्मेनिया किसने बनाया? तो जूलियस हुबनर ने। और जर्मेनिया गार्डिंग द राइन का चित्रकार कौन है? लॉरेंस क्लासेन। आगे और देख लीजिए प्रतीक और उनका महत्व। टूटी हुई बेड़ियाँ आज़ादी का प्रतीक हैं। बाज छाप कवच प्रतीक हैं जर्मन साम्राज्य की शक्ति का। बलूत की पत्तियां का जो मुकुट है वो बहादुरी का प्रतीक है। तलवार मुकाबले का प्रतीक है। तलवार पर लिपटे हुए जैतून की डाली शांति की चाह है। लाल काला तथा सुनहरा जो वो चित्र हैं वो है 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा। और उगता हुआ सूर्य की किरणें यहाँ प्रतीक है नए युग की शुरुआत की। एक और अंतिम चित्र देख लीजिए, वो हैं ऑनटोन वॉन वर्नर की कृति है कुछ। उसमें वर्साई के हॉल ऑफ मिरर में जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई थी। ये चित्र हैं, आप इसको ध्यान रखिए। राइटर, इसको बनाने वाले जो चित्रकार है उनका नाम ध्यान रखिए। तो मित्रों ये था पार्ट 1, थोड़ा 3 भागों में लंबा हो चुका है ये पार्ट, लेकिन ये पार्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण था। भले ही ये परीक्षा में कितने ही नंबर का हो, पर अपन को पूरे पढ़ना है, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं 100 में से 100 की जीत की पूरी तैयारी है। तो उसके लिए हमें एक एक पंक्ति, एक एक जो शब्द अक्षर है वो पढ़ना था। हमने प्रयास किया है कि लगभग सारी चीज़ें इसमें समेटने की कोशिश थी। उम्मीद है बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हो पाई होगी और आपकी परीक्षा के लिए, आपकी जीत के लिए ये आपके लिए हितकारी साबित होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी मित्रों तक इसको भेज दें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखें। और अब हम अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें इस पार्ट से जो पूरा तीनों भाग हैं, भाग 1, 2 और 3, उससे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की उसमें चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद मित्रों।